नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी टॉक्स पे। दोस्तों, आज से अपन जो है इंडियन पॉलिटी का एक कंप्लीट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये कोर्स भारत के समस्त सिविल सेवा परीक्षा एवं जितने भी जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये फायदेमंद रहेगा। आज की दोस्तों ये पहली क्लास जो है, इस क्लास में अपन बात करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इस क्लास में अपन बात करेंगे कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, जो आज देखने को मिलता है, वो किन चरणों में बना और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। दोस्तों, मैं आपको ले जाना चाहूंगा 16वीं सेंचुरी में यूरोप में। दोस्तों, ये वह समय था जब वहां पर यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था और वहां की अर्थव्यवस्था जो थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मतलब ये है कि प्राइवेट ट्रेडर्स या प्राइवेट कंपनीज के बीच में स्टेट जो है किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करता है। तो प्राइवेट कंपनीज मैक्सिमम प्रॉफिट करने के उद्देश्य से नए नए मार्केट तलाश करना चाहती थी और नए नए मार्केट तलाश करने के उद्देश्य से उन्होंने समुद्री यात्राएं करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा के बाद में धीरे धीरे जो है भारत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां जो है स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसी तरह जिस तरह से पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत में आई थी, इसी प्रकार जो है डच व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश आए और उसके बाद में फ्रांसीसी आए। दोस्तों, हमारे संविधान की जो सुई है वो कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास घूमती है, तो हमको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ना है। दोस्तों, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये दोस्तों ये 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में 24 लोगों ने मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि मसालों के लिए काफी फेमस था, वहां पर व्यापार करने के लिए, वहां से कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। दोस्तों, उस समय महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ से एक चार्टर के द्वारा परमिशन लेकर जो है भारत की ओर रुख किया। दोस्तों, 1609 में एक ब्रिटिश नाविक विलियम हॉकिंस जो है भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। तो जब विलियम हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा तो उन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन मांगी। तो दोस्तों, जिस उद्देश्य को लेकर विलियम हॉकिंस भारत में आया था, वो उद्देश्य को पाने में वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसे जहांगीर से वो परमिशन नहीं मिली। दोस्तों, तो तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन जगहों पर जहां पे मुगल शासन नहीं हुआ करता था, जैसे कि मसूलीपट्टनम और सूरत में जो है अस्थायी रूप से अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। उसके बाद में एक और ब्रिटिश नाविक आया 1615 में, सर थॉमस रो 1615 से लगाकर 1609 तक मुगल दरबार में उपस्थित रहा और जो है व्यापारिक कंपनी के लिए फैक्ट्री स्थापित करने की जो है परमिशन पाने में वो सफल रहा। तो दोस्तों, 16वीं सेंचुरी से लगाकर 17वीं सेंचुरी तक के जो है आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने खुद को एक सबसे पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में खुद को स्थापित कर दिया था। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज जो है इंडिया के साउथ रीजन में और ईस्ट रीजन में जो है अपनी स्थापित करना शुरू कर दिया था। साउथ रीजन में दोस्तों इसलिए कि साउथ रीजन में मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी के मसाले हुआ करते थे और ईस्टर्न रीजन में रेशम के धागे जो है काफी अच्छी मात्रा में हुआ करते थे। एक समय दोस्तों ऐसा आया कि बंगाल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पावर ऑफ द सेंटर बन चुका था। दोस्तों, बंगाल में आने के बाद में अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही। बंगाल में आने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक दृष्टिकोण था वो राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय अपनी खुद की आर्मी रखती थी। उस समय दोस्तों भारत के दक्षिण में जो राज्य थे उनके आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये रहा दोस्तों कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में निर्णायक युद्ध रहे। दोस्तों, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी राजस्व कलेक्ट करने के जो राइट्स हैं वो प्राप्त कर लिए थे और मुगल बादशाह को एक पेंशन शुदा बादशाह बना दिया था। दोस्तों, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। 1765 में दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन का मतलब ये था
कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट और जो पुलिस और जुडिशियल राइट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ चुके थे, और जो प्रशासनिक व्यवस्था के जो राइट था वो बंगाल के स्थानीय नवाब के पास में था। दोस्तों, द्वैत शासन को लागू करने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही मजबूत बनाना। लेकिन ये दोस्तों द्वैत शासन सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे दोस्तों कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो किसानों का शोषण और दमन करते थे मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। जिससे क्या हुआ दोस्तों कि दिनों दिन जो है कंपनी में करप्शन बढ़ने लगा, इससे कंपनी घाटे में जाने लगी और जो उसके एम्प्लॉय थे वो दिनों दिन धनवान होने लगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में लोन की डिमांड की, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने अपने रिजल्ट में पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो दोस्तों 1772 में बंगाल के गवर्नर ने वॉरेन हेस्टिंग थे, और वॉरेन हेस्टिंग ने इस द्वैत शासन की व्यवस्था को खत्म कर दिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी अपन पढ़ रहे हैं, ना कि मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, हमारा विषय ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे कैसे आगे बढ़ी। हमारा विषय ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैसे इन्वॉल्व हो रही है और कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्लेस कर देगी। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।